नमस्कार दोस्तों, सेहत मेरे गांव की इस मुहिम में आपका स्वागत है। घुटने के रोग और उससे संबंधित समस्याएं, इस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। पहले के 3 एपिसोड हमने कारण पे किए, आज का ये एपिसोड हम निवारण पे करने जा रहे हैं। डेफिनेटली आप सब एक्साइटेड होंगे निवारण जानने के लिए, निवारण को समझने के लिए। आज का ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको विस्तार में बताने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर घुटने की किसी भी रोग से सफर कर रहे हैं या फिर आपके परिवार में कोई और घुटने के रोग से सफर कर रहा है, आपके पेरेंट्स को घुटनों से कोई संबंधित समस्या है, तो डेफिनेटली आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे और आप अपने लिए भी प्रिकॉशंस ले पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको होने की भी बहुत प्रबल संभावना है। जैसा कि हमने बताया था कि कुछ जो एक्सरसाइजेज या कुछ पैटर्न या डाइटरी पैटर्न घर में बड़े कॉमन होते हैं और बीमारियां भी खासकर फॉलो करती हैं। पहले पेरेंट्स को जो होती हैं, बच्चों को भी वही, और फिर आगे भी उसको फॉलो करने का जो है वो अंदेशा रहता है। जैसा कि हमने पहले के 3 एपिसोड्स में बताया कि क्या क्या कारण है जिनसे घुटनों की बीमारियां डेवलप होती हैं। दोस्तों, अगर हम एक बहुत समराइज फॉर्म में बात करें तो निवारण में 2 चीजें बहुत प्राइमरी है और कॉमन है। उसमें से एक है एक्सरसाइज और एक है सही पोषण। एक्सरसाइजेज में भी 2 प्रारूप हैं, एक्सरसाइजेज के भी 2 फॉर्म हैं। एक जेनरिक एक्सरसाइज जो सबके लिए है, हर किसी को एक्सरसाइजेज करने चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। घुटनों के संबंध में कुछ विशेष एक्सरसाइजेज हैं जो एपिसोड 1 में हमने आपको बताई और दिखाई भी थी। उस एपिसोड को आप दोबारा से जाके देख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज स्पेशलाइज्ड हैं। वो स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज आपके घुटने की कंडीशन पे डिपेंड करती हैं कि आपका घुटना जो है वो किस कंडीशन में है। अगर उसमें कोई समस्या है तो वो किस स्टेज में है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सरसाइजेज होती हैं। उनको हम फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी कुछ भी कह सकते हैं, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट की या किसी फिजिकल थेरेपिस्ट की हम हेल्प भी ले सकते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। डेफिनेटली बहुत जेनरिक एक्सरसाइज अगर आप देख के भी करेंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, जैसे बहुत ज्यादा जंपिंग ना करना, बहुत कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स चूज ना करना जिसमें बहुत उछल कूद हो, खासकर उन लोगों के लिए जिनको घुटनों से संबंधित कोई समस्या है। जिनका घुटना हेल्दी है वो इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। वो उकड़ू बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं जिनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसके उनके घुटने में किसी भी तरह की समस्या है तो उनको क्रॉस लेग बैठना, उकड़ू बैठने में थोड़ा सा परहेज करना चाहिए जब तक घुटना पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं हो जाता, पेन फ्री नहीं हो जाता। फिजिकल थेरेपीज में डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप अपना सेल्फ डायग्नोस किस तरह से करते हैं। आप सेल्फ डायग्नोस भी कर सकते हैं। मैंने तरीका भी बताया था कि अलाइनमेंट का सेल्फ डायग्नोस, एक आप सीधी लाइन पे वॉक करके घुटनों के बीच का स्पेस जांच के कि बड़ा है कि घटा है। और अगर आपको खुद पता नहीं लग रहा हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं घर में जो आपके साथ रह रहा है। कि साथ वाले लोगों को हमारे शरीर में होने वाले चेंजेस का ज्यादा पता चलता है, कई बार हमें खुद पता नहीं चलता है। दूसरा है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। हम डाइट और न्यूट्रिशन में कई बार कंफ्यूज होते हैं। डाइट वो है जो हम खाते हैं और न्यूट्रिशन वो है जो उससे शरीर को मिलता है। लेकिन कई बार हमारी डाइट जो है वो टेस्ट संबंधित ज्यादा होती है, टेस्ट पे डिपेंड ज्यादा होती है, जीभ के लिए ज्यादा होती है, शरीर के लिए कम होती है। सो उस पे भी एक फर्दर स्टेज है। कई बार हम अच्छा खा भी लेते हैं लेकिन वो अगर जब तक डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, तब तक वो शरीर को नहीं मिलता है। तो पोषक तत्वों की कमी 2 वजहों से होती है। एक, हम खाने में ही पोषक तत्व कम खा रहे हैं। दूसरा, हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं है। तो कई बार हम अच्छा भी खाते हैं, उसके बावजूद भी हमें रोग पकड़ के रखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाता हूं। तो अपनी पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करें। पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए वैसा भोजन खाएं जो आपको आसानी से पच सके। उसके लिए डेफिनेटली अगेन एक्सरसाइजेस का रोल, एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेस फ्री रहें, तो और टाइम पे खाना खाएं। बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम एक एपिसोड अलग से करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक पे, जो बेस है हमारे शरीर का। कई बार उसको इग्नोर करके हम सब कुछ करते रहते हैं बट उसको छोड़ देते हैं। सो वो एक नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे। तो पोषक तत्वों की कमी का कैसे पता हम करें, वो भी हमने 2nd एपिसोड में बताया था कि कुछ ब्लड टेस्ट हैं, उनको अगर हम करवा के, वो खुद भी करवा सकते हैं लैब में जाके, उसके लिए किसी प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल टेस्ट होते हैं। क्योंकि आजकल विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन कमी है और विटामिन डी की कमी होने की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और धीरे धीरे हमारी बोन्स वीक होती हैं। ये हमने उस एपिसोड में आपको बताया भी था।
खासकर दूसरा जो न्यूट्रिशन में जो विशेष परहेज करने की या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जिनको कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज है, आई मीन घुटने में पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या कभी कभी पेन होता रहता है, तो उनको गैस बनाने वाली चीज आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से जब वात शरीर में बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ जाते हैं। तो वात मतलब जो गैस्ट्रिक फूड्स हैं जितने भी, चाहे उसमें गोभी है, अरवी है, या जो हार्ड फूड है, राजमा है, छोले हैं, अरहर की दाल है, इस तरह की चीजें हैं, चावल रात को चावल ना खाना है, तो इस तरह की कुछ चीजों को अगर हम परहेज करें या कोई भी और भी चीज, कई लोगों को किसी नॉर्मल चीज से भी गैस बनती है, तो अगर गैस अगर आपको जिस भी फूड स्टफ से फॉर्म होती है, क्योंकि सबका शरीर हर डाइट स्टफ के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है या बिहेव करता है, तो अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी स्टफ खाने से गैस बनती है तो उसको अवॉइड करें। सो डाइटरी प्रिकॉशंस में अपने न्यूट्रिशन की जो कमियां उनको समझें, और जनरल डाइट से, जेनरिक डाइट से अगर पूरी नहीं होती हैं तो सप्लीमेंट्री डाइट पे जा सकते हैं। खासकर विशेष कंडीशंस में ग्लूकोसामाइन का इस्तेमाल, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, प्रोटीन का इस्तेमाल, ये सब चीजें हम फॉर टाइम बीइंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कमी बहुत ज्यादा होती है रूटीन डाइट से, कई बार उसका मेकअप नहीं हो पाता है, तो एक बार एट पार आने के लिए हम सप्लीमेंट्री डाइट का सहारा ले सकते हैं, और उसके बाद जो है हम अपनी डाइट को ठीक करके नेचुरल डाइट पे जा सकते हैं। विटामिन डी के लिए हम सप्लीमेंट्स के भरोसे ना रह करके हमेशा के लिए हम सूरज के भरोसे हो जाएं, बिकॉज सन ही एकमात्र सहारा है विटामिन डी के लिए, और अगर हम सन बाथ लें और सूर्य किरणों से अपने आप को एक्सपोज करें तो विटामिन डी तो मिलता ही मिलता है, और कई सारे फायदे भी होते हैं। तीसरा था थेरेपेटिक सॉल्यूशंस की कुछ थेरेपीज हैं वो जो हम घर पे कर सकते हैं। वो कौन कौन सी थेरेपीज हैं, किस किस तरह से करें, उसमें एक थेरेपी पर्टिकुलरली ऐसी थेरेपी है जो पहले अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछें या उनको फॉलो करें, वो आपने कभी देखा हो, तो वो हर रोज करते थे। उसको हम कहते हैं हॉट बाथ, गर्म पानी में पैरों को धो के सोना, और सिर्फ धो के सोना नहीं, पैरों को 10-15 मिनट तक गर्म पानी में रखना, खासकर रात को सोने से पहले। ये एक फैंटास्टिक थेरेपी है, और अगर हम ये रूटीन में हर रोज करें, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप घुटनों में समस्या शुरू होने के बाद ही शुरू करें, आप आज से ही इसको शुरू करें और रात को 15 मिनट तक गर्म पानी में किसी बाल्टी में या पतीले में या किसी दूसरे बर्तन में जिसमें आप पैरों को डिप कर सकें, खासकर टखने से 2-4 इंच ऊपर तक, उसको 15 मिनट तक उतना गर्म पानी हो जिसमें आप आराम से पैर को रख सकें, कि बहुत ठंडा भी ना हो, बहुत ज्यादा बॉइलिंग हॉट भी ना हो, और सिर पे एक टॉवल ठंडे पानी में भिगो के निचोड़ के सिर पे रख लें। और अगर कंप्लीट फुटबाथ करना है तो गले तक एक बड़ी सी चादर लेकर के यहां तक ओढ़ लें, बाल्टी को भी अंदर ले लें, जिससे बाल्टी या टब जिसमें आपने पैरों को डुबोया हुआ है। तो 15 मिनट तक ये करने से बहुत बेनिफिट्स का जो प्रिंसिपल यही है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा डेफिनेटली न्यूट्रिशन जो है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है, पोषक तत्व हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं, उसका एक ही जरिया है ब्लड। वही है कैरियर ऑक्सीजन का भी, पोषक तत्वों का भी, दवाई का भी, हर चीज का कैरियर हमारा ब्लड है। ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होगा तो सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं पहुंचते, वहां पे जमा जो वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है, वो भी वहां से हटते हैं। तो एक फ्रेशनेस जो है हर जॉइंट्स में, हर मसल्स में आती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। हॉट फुटबाथ के कई सारे फायदे हैं। दूसरा है पेन की कंडीशंस में क्या करें, स्वेलिंग की कंडीशंस में क्या करें। कुछ कॉमन प्रिकॉशंस इसमें हैं जो आपको बताऊं, नोट करने वाली बात है कि जब भी अगर कहीं पर स्वेलिंग है, सूजन है और बहुत जलन के साथ दर्द हो रहा है, कभी भी वहां किसी गर्म चीज से सिकाई ना करें। वहां पर आप कोल्ड पैक तो लगा सकते हैं, बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, या ठंडे पानी में टॉवल को या कपड़े को भिगो के फिर वहां पर लगा सकते हैं। इसको हम कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं। एक होता है हॉट फर्मेंटेशन, एक कोल्ड फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन वहां के लिए ठीक है जहां पर स्टिफनेस है, अकड़न है, जकड़न है, वहां पर आपको जो है, या फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में जो है हॉट फर्मेंटेशन इज एडवाइजेबल, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में खासकर जहां पर सूजन है और पेन है, वहां पर कोल्ड पैक ज्यादा इफेक्टिव है। गाउट में भी जहां पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है और सूजन हो रखी है किसी पॉइंट पे, वहां पर भी कोल्ड फर्मेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा एक नेचुरल पेन किलर थेरेपी है, उसको हम हॉट एंड कोल्ड कहते हैं। गर्म और ठंडे की एक साथ सिकाई,
उसका एक रेशो है 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा। और अगर इसको 3 बार और लास्ट में ठंडे को 5 मिनट तक रखें और उसके बाद उसको हटा लें, रख लें। नेक्स्ट है बहुत कॉमन है, हम जहां दर्द होता है मसाज करते हैं। बहुत ज्यादा सूजन में मसाज अवॉइड करें, क्योंकि मसाज करने से फायदे के बजाय नुकसान होगा। इन जनरल कंडीशन जब थोड़ा घुटना रिलैक्स है या फिर बहुत ज्यादा सूजन नहीं है, सिर्फ दर्द है, तो हल्के हाथ से आप तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं, निर्गुंडी के तेल की मालिश कर सकते हैं, महानारायण तेल की मालिश आप कर सकते हैं। कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे हरजुर है। हरजुर में अगर आपके जॉइंट्स वीक हैं या कोई रिसेंट इंजरी हुई है, कोई किसी तरह का कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो हरजुर को आप किसी भी पंसारी से मिल जाती है, उसको उबाल के पीने से वो एक नेचुरल हर्ब है जो ज्वाइंट को स्ट्रेंथ या बोन को स्ट्रेंथन करती है। देन कुछ दूसरे आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस हैं जिनको हम हर्बल थेरेपी, हर्बल मैनेजमेंट का हिस्सा मान सकते हैं। उसमें एक शिलाजीत है। शिलाजीत का वाइड इस्तेमाल होता है शरीर में। शिलाजीत एक्चुअली एक रिजुवेनेटिंग हर्ब है जो रिजुवेनेशन करती है, रीजनरेशन करती है, और वो भी उस दो ही वजहों से करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर हर सेल तक पहुंचाने में हेल्प करती है, दूसरा वहां पर रिजुवेनेट करती है, रीजनरेट करती है। तो खासकर ज्वाइंट पेन्स में शिलाजीत का प्रयोग काफी इफेक्टिव है। अश्वगंधा भी एक वाइटल ड्रग है जो वाइटलिटी को बढ़ाती है। ड्रग इन द सेंस दवाई या हर्ब मैं कहूं, ड्रग इज नॉट दैट ड्रग, दवाई। तो वाइटलिटी को बढ़ाती है, हमारी लाइफ फोर्स को बढ़ाती है, रीजनरेटिव जो एक्टिविटी, रीजनरेशन जो एक्टिविटीज हैं उनको इंप्रूव करती है। तो अश्वगंधा का इस्तेमाल भी ज्वाइंट पेन्स में या ओवरऑल वेलबींग के लिए एडवाइजेबल है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो गैस को कंट्रोल करती हैं। जैसे मैंने बताया कि जितने भी इन्फ्लामेटरी डिसीजेज हैं जिसमें दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, उसमें वात रोग आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात रोग जो है, मैंने पहले बताया कि अगर वात बढ़ेगा दर्द बढ़ेंगे, मतलब वायु गैस जब बढ़ेगी, तो उसमें अजवाइन काफी अच्छा रोल प्ले करती है। आप अजवाइन की चाय बना के पी सकते हैं। जैसे पानी में आप चाय पत्ती डालते हैं, उसकी जगह आप अजवाइन डालें, उसको उबालें, छान के पी लें, या नॉर्मल अजवाइन और काला नमक मिक्स करके आप फांकी मार सकते हैं। दूसरा मेथी है। मेथी को आप स्प्राउट्स करके उसे अंकुरित निकाल के खा सकते हैं। मेथी का पाउडर बना के आप खा सकते हैं। साबुत मेथी वैसे खा सकते हैं। सो वो भी जो है वो वात को कम करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक जो है आपको रिलीफ फील होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ दूसरी चीजें भी हैं, पर्टिकुलरली जो इनडायरेक्ट हमारे जॉइंट्स के ऊपर असर करती हैं। उनमें कुछ बीमारियां हम कह सकते हैं। उसमें से एक है डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज इज अ मदर डिसीज, क्योंकि जब शुगर होती है तो वो पूरे शरीर को ओवरऑल वीक करती है। वो मसल्स को भी वीक करती है, वो न्यूरॉन्स को भी वीक करती है, वो टिश्यूज को भी वीक करती है, वो हर चीज को वीक करती है, बोन्स को भी वीक करती है। तो उस पे उसका मैनेजमेंट करें। कुछ लोगों को कई बार, खासकर जहां पर बहुत ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर पता ही नहीं चलता है कई सालों तक तो कि शुगर थी या डायबिटीज थी, और पूरा शरीर जो है वो वीक पड़ जाता है, वजन गिरना शुरू हो जाता है, और एकदम से ज्वाइंट्स जो है वो ज्यादा पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो खराब होने की जो गति है वो बढ़ जाती है। और हम पेन किलर खा के या कुछ भी करके काम चलाते रहते हैं, लेकिन पता चले कि जब तक हम किसी डॉक्टर के पास पहुंचे या हमारा डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ, तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज अगर किसी को है तो कब्ज भी मदर डिसीज है। वो भी सारी बीमारियों की या बहुत सी बीमारियों के पीछे का या तो कारण है, या फिर अगर कब्ज साथ में बीमारी के तो उसको जल्दी से ठीक नहीं होने देगी या बढ़ा देगी। तो पेट को साफ रखें, उसके लिए पानी भरपूर पिए। वो पानी घुटने के लिए डायरेक्ट भी जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो डेफिनेटली जो घुटने में टॉक्सिन्स के, यूरिक एसिड्स को जमने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी किडनी प्रॉपर, फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रॉपर काम करेगा, पेट साफ रहेगा। फाइबर रिच डाइट लें, बहुत ज्यादा रिफाइंड ना खाएं। चीनी का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करें। ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्म, खासकर कार्बोनेटेड जितनी भी चीजें हैं उन चीजों का आप इस्तेमाल ना करें। एक रीजन जो पर्टिकुलरली हमने अपने कारण वाले एपिसोड में बताया था कि एक चीज है जो यूरिक एसिड, जो गाउट का या गठिया का एक बहुत बड़ा रीजन है, और यूरिक एसिड एक बहुत कॉमन समस्या है। यूरिक एसिड का भी
आप एक ब्लड टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है तो कुछ चीजों का विशेष तौर पर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, खासकर खाने पीने की चीजों में। उनमें आप मशरूम बिल्कुल भी ना खाएं, मटर ना खाएं, रेड मीट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट को बिल्कुल छोड़ दें, और हैवी जितना भी खाना है वो सारा का सारा छोड़ दें। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब चीज, कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब जिसमें सोडा है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो डायरेक्ट सोडा है, और जितना भी प्रिजर्वेटिव फूड है, डिब्बे वाला जितना भी जो फूड है वो सारा, उसको अगर आप बंद कर देंगे तो काफी हद तक यूरिक एसिड को हम कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड किस तरह से हमारे जो घुटनों को खराब करता है, हमने एक एपिसोड में आपको बताया था। खाने में डेफिनेटली फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, विटामिन सी रिच डाइट, वो सब अगर हम लें, पानी खूब सारा पिए, और सूक्ष्म व्यायाम छोटी छोटी एक्सरसाइज सारे ज्वाइंट्स में इन्वॉल्व हो, उसमें जिम या पहलवानी की जरूरत नहीं, सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करें, सो दैट यूरिक एसिड को ज्वाइंट्स में जमने का मौका ही ना मिले। वो जब तक जमेगा नहीं तब तक नुकसान करेगा नहीं, क्योंकि जम के ही क्रिस्टलाइज होता है, अदरवाइज तो लिक्विड फॉर्म में है। जब उसका क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा तो समझ लो वो आपके घुटने का या आपके किसी भी ज्वाइंट्स का हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज में कि बैंड बजा देगा। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं डियर, अगर आप इन सब चीजों का प्रिकॉशंस लेंगे सो काफी हद तक घुटने की समस्याओं को नियंत्रण में किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। और कुछ चीजें अगर कई समस्याएं कई बार बढ़ जाती हैं, एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती हैं, उस प्रॉब्लम को भी हम उसकी स्पीड को, डिटरेशन को, उससे होने वाले डैमेज को हम कम कर सकते हैं, काफी स्लो कर सकते हैं, और अपने ज्वाइंट की जो एज है उसको बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हम रिप्लेसमेंट तक जल्दी पहुंचेंगे। और रिप्लेसमेंट के क्या क्या नुकसान हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये वो बताएगा जिसका ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो गया है। ये वो भी बताएगा, उसके घर वाले भी बताएंगे कि कितना प्रिकॉशंस और कितनी तकलीफ और कितना खर्चा उसमें करना पड़ता है। तो ये कुछ निवारण थे। होप आपने एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस को समझा। एक्सरसाइज 2 तरह की बताई, मैं रिव्यू कर रहा हूं। जनरल, स्पेशल डाइट 2 तरह की, जनरल डाइट और सप्लीमेंट्री डाइट। देन होम थेरेपीज में हॉट फुट बाथ, हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, हॉट एंड कोल्ड, वो सारी चीजें हमने बताई। आयुर्वेदिक और हर्बल मैनेजमेंट आपको बताया। ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तरीके से तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। नेक्स्ट एपिसोड हम लेके आ रहे हैं किसी दूसरी बीमारी पे, और इस पूरे सीरीज का, इस पूरे मुहिम का मकसद एक ही है, जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ रखना, और जो थोड़ा बहुत बीमार हो गए हैं, बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रिवर्स करके वापस स्वास्थ्य की तरफ लेके आना, और जो बहुत बीमार हैं या जिनकी बीमारी एक लेवल पार कर चुकी है, उसको एटलीस्ट उनकी तकलीफों को थोड़ा सा कम करना। उनको घुटना अगर बहुत खराब हो गया तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोबारा से, लेकिन तकलीफें कम की जा सकती हैं अगर ये सारे प्रिकॉशंस लो। आप अपने अलाइनमेंट पे काम करो, अपने डाइट पे काम करो, हर्बल मैनेजमेंट पे, होम थेरेपीज पे काम करो, तो आपको बहुत आराम मिल सकता है, जो रोज पेन किलर खाने से भी नहीं मिल रहा होगा। पेन किलर को इलाज बिल्कुल ना समझें, ये गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। पेन किलर एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेन को ठीक कर रहा है, बीमारी को नहीं। बीमारी तो अंदर है और वो अपना काम कर रही है। जो उसका काम क्या है, घुटने को खराब करना, वो रोज खराब 24 घंटे कर रही है। सो पेन किलर एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट तो हो सकता है, जब बहुत ज्यादा पेन है, इतना पेन है ना एक्सरसाइज कर सकते, ना चैन से सो सकते, ना बैठ सकते, तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और रेस्टलेसनेस की कंडीशन भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती है। उस वक्त उस कंडीशन में पेन किलर खा सकते हैं, लेकिन पेन किलर को हैबिट ना बनाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इन सब वीडियोस से कुछ फायदा हो रहा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज इन वीडियोस को आप अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट वो इनका फायदा उठा सकें। नमस्कार, आपका दिन बहुत अच्छा हो।